नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हमारे चारों ओर है, पर हम उसे अक्सर बस मान कर चलते हैं। हमारा पर्यावरण। ये सिर्फ पेड़ पौधे और हवा पानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, आपस में गुथा हुआ सिस्टम है, और हम सब इसी पर टिके हुए हैं। तो चलिए आज इसी सिस्टम के कुछ अनदेखे धागों को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल, ये सीधे नेचर के दिल में ले जाते हैं, है ना? उन कमाल के सिस्टम्स की तरफ इशारा करते हैं जिन्हें हम शायद रोज देखते हैं पर सोचते नहीं। और यकीन मानिए, इनके जवाब किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम मजेदार नहीं है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम समझेंगे कि पर्यावरण है क्या, फिर बात करेंगे इकोसिस्टम की, इसमें कौन कौन से जरूरी प्लेयर्स हैं, एनर्जी कैसे बहती है, और आखिर में क्या होता है जब ये पूरी चेन, ये पूरी कड़ी टूट जाती है। तो चलिए सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये पर्यावरण या एनवायरनमेंट है क्या? हम सब ये शब्द रोज सुनते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, पर क्या हम सच में इसका मतलब समझते हैं? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो पर्यावरण वो सब कुछ है जो हमारे चारों तरफ है। इसमें दो तरह की चीजें आती हैं। पहले बायोटिक यानी जिंदा चीजें, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, छोटे छोटे बैक्टीरिया। और दूसरी एबायोटिक यानी बेजान चीजें, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी। अब सवाल ये है कि ये जानना जरूरी क्यों है। देखिए, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे वजूद से जुड़ा सवाल है। क्योंकि हमारी ही एक्टिविटीज, सोचिए, फैक्ट्रियां, गाड़ियां, जो कचरा हम फैलाते हैं, ये सब मिलकर प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज और यहाँ तक कि पीने के पानी की कमी जैसी बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। ठीक है, तो अब हमें पर्यावरण का एक मोटा मोटा आइडिया हो गया है। अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इसकी फंक्शनल यूनिट यानी इकोसिस्टम को समझते हैं। असल में सारा खेल यहीं होता है। इकोसिस्टम, इसे एक टीम की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसी टीम जिसमें जिंदा और बेजान दोनों तरह के खिलाड़ी हैं और सब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये एक विशाल जंगल भी हो सकता है, एक शांत झील भी, या फिर हमारे घर के पास एक छोटा सा तालाब भी। सबसे जरूरी चीज है इनका आपसी तालमेल। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एक्वेरियम और एक तालाब का उदाहरण लेते हैं। जो एक्वेरियम घर में होता है उसे साफ करने की जरूरत पड़ती है ना? पानी बदलना पड़ता है, फिल्टर लगाना पड़ता है। लेकिन कभी सोचा है एक तालाब को कौन साफ करता है? कोई नहीं। वो सालों साल अपने आप चलता रहता है। क्यों? क्योंकि तालाब एक पूरा सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है। उसके पास अपना खुद का क्लीन अप और रिसाइकलिंग सिस्टम है। तो हर इकोसिस्टम एक स्टेज की तरह है, और इस स्टेज पर अलग अलग एक्टर्स हैं जिनके अपने अपने रोल हैं। चलिए इन मेन प्लेयर्स से मिलते हैं और देखते हैं कि इनका काम क्या है। देखिए, मोटे तौर पर 3 तरह के किरदार हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स यानी बनाने वाले। ये हैं हमारे पेड़ पौधे जो सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स यानी खाने वाले। ये एनर्जी के लिए दूसरों को खाते हैं। और आखिर में आते हैं सबसे जरूरी डीकंपोजर्स यानी रिसाइकल करने वाले। ये मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को तोड़कर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। ये जो डीकंपोजर्स हैं ना, जैसे बैक्टीरिया और फंगस, ये असल में इकोसिस्टम के गुमनाम हीरो हैं। एक पल के लिए सोचिए, अगर ये ना होते तो हमारी दुनिया गिरी हुई पत्तियों और मरे हुए जानवरों के ढेर से पट जाती। कुछ भी सड़ता नहीं, कोई भी न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में नहीं जाते और नया जीवन शुरू ही नहीं हो पाता। ये नेचर के सबसे बड़े और सबसे जरूरी रिसाइकलर हैं, समझ लीजिए। अच्छा, तो ये सारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स जो भी कर रहे हैं, उसके पीछे एक ही ड्राइविंग फोर्स है, और वो है एनर्जी का फ्लो। चलिए अब इस एनर्जी के सफर को ट्रैक करते हैं कि ये सूरज से शिकारी तक पहुंचती कैसे है। एनर्जी के इस फ्लो को समझने का सबसे आसान तरीका है फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला। ये बहुत सीधी सी बात है, कौन किसको खाता है। तो चलिए एक सिंपल सी फूड चेन देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है प्रोड्यूसर्स से, यानी हमारी घास से। घास ने सूरज से एनर्जी ली। अब इस घास को कौन खाएगा? इसे खाया एक बकरी ने, जो बन गई प्राइमरी कंज्यूमर। एनर्जी घास से बकरी में चली गई। और फिर इस बकरी को खाया इंसान ने, जो बन गया सेकेंडरी कंज्यूमर। तो एनर्जी का रास्ता क्या हुआ? घास से बकरी और बकरी से इंसान। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। जितनी एनर्जी घास में थी, क्या वो पूरी की पूरी इंसान तक पहुंची, या इस ट्रांसफर में कुछ एनर्जी कहीं खो गई? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे।
सिर्फ 10%। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हर एक लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही अगले लेवल तक पहुंच पाती है। मतलब घास की एनर्जी का सिर्फ 10% बकरी को मिला और उस 10% का भी सिर्फ 10% इंसान तक पहुंचा। ये नेचर का एक बहुत बड़ा नियम है और इसके असर बहुत गहरे होते हैं। तो सवाल है, बाकी 90% एनर्जी गई कहाँ? वो एनर्जी या तो गर्मी के रूप में बर्बाद हो गई या फिर उस जीव ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे सांस लेने में, चलने फिरने में, उसे खर्च कर दिया। और यही वजह है कि फूड चेन ज्यादा लंबी नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लेवल की, क्योंकि हर स्टेप पर इतनी एनर्जी लॉस होती है कि ऊपर वाले का पेट भरने के लिए नीचे एक बहुत बहुत बड़ा बेस चाहिए होता है। ठीक है, अब तक तो सब सही चल रहा था, सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन तब क्या होता है जब इस चेन में, इस सिस्टम में कोई ऐसी चीज आ जाए जिसे नेचर डिकम्पोज नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती? इसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है। इस चीज को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसका मतलब है कि जब कोई जहरीला केमिकल, जैसे कि पेस्टिसाइड, जिसे नेचर आसानी से खत्म नहीं कर सकती, जब वो फूड चेन में घुस जाता है तो हर अगले लेवल पर उसकी मात्रा और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती जाती है। आइए देखते हैं ये होता कैसे है। मान लीजिए खेतों में पौधों पर पेस्टिसाइड छिड़का गया। अब इन जहरीले पौधों को खाया किसी शाकाहारी जानवर ने, उसके शरीर में वो जहर जमा हो गया। फिर उस जानवर को खाया किसी मांसाहारी ने, तो जहर की मात्रा और बढ़ गई। और आखिर में क्या होता है? हम इंसान, जो फूड चेन में सबसे ऊपर है, हमारे शरीर में उस जहर का सबसे ज्यादा जमावड़ा हो जाता है। ये ग्राफ इसी चीज को साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, पौधों में जहर की मात्रा कितनी कम है, फिर शाकाहारी में वो बढ़ जाती है और इंसानों तक पहुंचते पहुंचते ये कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये एक साइलेंट किलर की तरह है जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। ये एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक पुराना सा फ्रिज और वो कचरा जो हम रोज अपने घरों से बाहर फेंकते हैं, इन दोनों में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर यकीन मानिए, इसका जवाब सीधा हमारे ग्रह की सेहत से जुड़ा हुआ है। बने रहिए, जवाब आपको जल्दी मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी धरती के एक कह सकते हैं अदृश्य सुरक्षा कवच की। जी हाँ, ओजोन परत। आखिर ये है क्या और हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? आइए समझते हैं। अब देखिए, ओजोन एक बड़ा ही मजेदार अणु है। इसकी जगह ही तय करती है कि ये हमारा दोस्त है या दुश्मन। जब ये वायुमंडल में बहुत ऊपर होता है ना, तो एक शील्ड की तरह काम करता है, हमें सूरज की खतरनाक पराबैंगनी यानी यूवी किरणों से बचाता है। लेकिन अगर यही ओजोन जमीन के पास आ जाए, हमारे निचले वायुमंडल में, तो ये एक जहरीली गैस बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये हमारी सुरक्षा कवच बनती कैसे है? ये प्रक्रिया पूरी तरह से कुदरती है। सूरज से जो यूवी किरणें आती हैं, वो ऑक्सीजन के अणु यानी O2 को तोड़कर 2 अलग-अलग परमाणुओं O में बदल देती हैं। फिर इनमें से एक अकेला ऑक्सीजन परमाणु एक और ऑक्सीजन अणु से जुड़ जाता है और बन जाता है O3 यानी ओजोन। देखा कितना सिंपल है? तो ये कवच कुदरती तौर पर बनता था और हमें बचाता था। सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर हम इंसानों की गतिविधियों की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि इस शील्ड में एक छेद होने लगा। चलिए जानते हैं ये कैसे हुआ। और इस कहानी का विलन है CFC। पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये वो केमिकल्स थे जो पुराने जमाने के फ्रिज, AC और आग बुझाने वाले सिलेंडरों में इस्तेमाल होते थे। जैसे ही ये हवा में पहुंचते थे, ये सीधा ऊपर जाकर ओजोन परत पर हमला कर देते थे, उसे तोड़ने लगते थे। जब 1980 के दशक में वैज्ञानिकों को इस छेद के बारे में पता चला ना, तो पूरी दुनिया एकदम से हरकत में आ गई। आप सोचिए, सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर 1987 तक संयुक्त राष्ट्र ने एक समझौता करवा लिया, जिसमें दुनिया के सारे देशों ने मिलकर CFC का उत्पादन बंद करने का फैसला किया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये दिखाता है कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो ये तो हुई आसमान की बात। चलिए अब वापस जमीन पर आते हैं और बात करते हैं उस कचरे की जो हम सब हर रोज पैदा करते हैं। ये एक और तरीका है जिससे हम अपने प्लैनेट पर असर डाल रहे हैं। देखिए, हमारा कचरा मोटा मोटा 2 तरह का होता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो प्राकृतिक रूप से गल जाता है, जैसे कि किचन का बचा खुचा खाना या कागज। ये मिट्टी में वापस मिल जाता है। और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल,
जैसे प्लास्टिक, कांच, जो हजारों साल तक वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। ये प्लास्टिक जैसी चीजें आखिर हमेशा के लिए क्यों बनी रहती हैं? प्रकृति इन्हें खत्म क्यों नहीं कर पाती? वजह बहुत सीधी सी है। कुदरत में ऐसा कोई कीड़ा, कोई बैक्टीरिया है ही नहीं जो प्लास्टिक को हजम कर सके। उनके जो एंजाइम होते हैं वो इसे तोड़ ही नहीं पाते, और नतीजा, ये प्लास्टिक हमारी मिट्टी में, हमारे पानी में जमा होता जाता है, उन्हें जहरीला बनाता है और धीरे धीरे हमारी फूड चेन में भी घुस जाता है। अब ये सब सुनकर लग सकता है कि समस्या तो बहुत बड़ी है, हम अकेले क्या कर सकते हैं। पर सच तो ये है कि हमारे रोज के छोटे छोटे फैसले भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपको चाय पीनी है और आपके सामने 3 तरह के डिस्पोजेबल कप हैं, प्लास्टिक का, मिट्टी का कुल्हड़ या फिर कागज का। अब देखिए, प्लास्टिक का कप तो सबसे बुरा विकल्प है, ये सैकड़ों साल तक यहीं रहेगा। कुल्हड़ सुनने में अच्छा लगता है, देसी है, पर इसे बनाने के लिए खेतों की उपजाऊ मिट्टी चली जाती है, जो कि एक नुकसान है। तो ऐसे में कागज का कप सबसे बेहतर विकल्प बचता है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से गल जाता है और पर्यावरण को सबसे कम नुकसान पहुंचाता है। तो ओजोन की परत से लेकर एक चाय के कप तक की इस पूरी यात्रा से हमने क्या सीखा? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें फटाफट से देख लेते हैं। पहली बात, कुदरत में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दूसरी, हम इंसानों के काम जैसे CFC का इस्तेमाल पर्यावरण पर बहुत गहरा असर डालते हैं। तीसरी, कचरे को संभालना आज दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और सबसे जरूरी बात, हमारे छोटे से छोटे चुनाव, हमारे फैसले वाकई में मायने रखते हैं। और अब आखिर में एक खास संदेश उन सभी सीखने वालों के लिए जो ज्ञान की अहमियत समझते हैं। अगर इस चैप्टर के विश्लेषण से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, अगर ये आपको पसंद आया हो, तो बस 3 छोटे छोटे काम करने हैं। सबसे पहले इसे लाइक कीजिए, इससे हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है। दूसरा, इसे शेयर कीजिए। और हाँ, तीसरा, ई-पाठशाला YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही और विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें। देखिए, ये जो सामग्री है, ये सिर्फ जानकारी नहीं है। ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है जो NCERT की अवधारणाओं को दिल से समझना चाहते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका एक शेयर सिर्फ एक क्लिक नहीं है। हो सकता है कि ये किसी दूसरे छात्र तक पहुंचे और उसकी पढ़ाई में, उसकी मुश्किलों में थोड़ी मदद कर दे, क्योंकि ज्ञान वो बांटने से ही तो बढ़ता है। धन्यवाद।